हेलो नीटारोस, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। तो लास्ट लेक्चर तक हमने क्या पढ़ लिया था? रेजोनेंस पूरी तरह लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर दिया था विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, आई होप आपने भी घर पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। अगर कोई डाउट है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग फर्दर उसको क्लियर करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा GOC1 का हाइपर कॉन्जुगेशन। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? देखिए, किसी लाइक कार्बोकैटाइन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अगर उस कार्बोकैटाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएं, अल्कीन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है आपका, उससे अटैच हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अगर अल्कीन की तरफ शिफ्ट हो जाएं, तो ये क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन में आता है। पहले डेफिनेशन देखते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विथ पाई बॉन्ड और कार्बोकैटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी का दूसरा नाम है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, इसी का और नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसी का एक और नाम है बेकर-नाथन इफेक्ट। बेकर-नाथन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? बेकर-नाथन इफेक्ट। अब सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, ओके, इसलिए इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोल रहे हैं। और नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोल रहे? क्योंकि कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बचता, समझ रहे, इसके लिए नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है इसको। फाइन। नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। नाउ अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोजन? देखिए, जो आपके रिएक्टिव सेंटर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल अल्कीन अल्काइन, फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बोकैटाइन हुआ, फ्री रेडिकल हुआ, इनसे अटैच डायरेक्टली कार्बन जो होता है उनको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कार्बोकैटाइन मान लेता हूँ, इससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है, ये तीनों कैसे कार्बन? डायरेक्टली अटैच कार्बन है, ये क्या है? अल्फा कार्बन, ओके। और इनसे अटैच जो हाइड्रोजन होंगे हमारे, इनसे अटैच जो हमारे हाइड्रोजन होंगे वो कैसे होंगे? अल्फा हाइड्रोजन, ओके। कैसे होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन क्या है? हमारे कंसर्न्ड सेंटर से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और उससे जुड़े हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे ये कंसीडर करिए, ये आपकी अल्कीन है, अल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा, इससे जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे हमारे वो क्या होंगे? ये क्या है हमारे? अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या हमारे? अल्फा H। क्या है? अल्फा H। सिमिलरली इस तरफ ये क्या है हमारा? अल्फा कार्बन। ये वाला क्या है? अल्फा कार्बन। और इससे दो हाइड्रोजन अटैच है। क्या है? दो हाइड्रोजन अटैच है। तो क्या है? ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन है, ओके। क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? हमारे कंसर्न सेंटर से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन। और उनसे अटैच हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। और जो हाइड्रोजन आपके अटैच्ड हैं वो sp3 कार्बन पे अटैच्ड होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आपका sp2 हो या sp कार्बन है डायरेक्टली अटैच, नहीं, वो अल्फा कार्बन ही नहीं होगा। अल्फा कार्बन उसी को बोलेंगे जो sp3 कार्बन होगा और डायरेक्टली अटैच्ड होगा। फाइन। अल्फा कार्बन की डेफिनेशन क्लियर है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए कंडीशंस क्या है? कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, पहली है पाई बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के बीच में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है? देखिए, ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है आपके, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए और ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो नया स्ट्रक्चर क्या बना? ये बना। देखिए, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड बचा ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोला था? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोला था? नो बॉन्ड रेजोनेंस। यही स्ट्रक्चर आपका वापस इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो इसको क्या बोला है? नो बॉन्ड रेजोनेंस, ओके। अब देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। अब यही चीज़ क्या होती है बेटा? रिवर्स भी हो जाती है। ये आपका यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन आपके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या होगा? वापस ऐसा बन जाएगा। फाइन। नेक्स्ट क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये देखिए आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा कार्बन हमारा क्या है? अल्फा कार्बन। और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन।
इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे होनी चाहिए, sp3। ओके, नाउ ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे आपके यहाँ पे आएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा। ओके, इतना फास्ट फिनोमेना होता है कि ऐसा मत करना आपके हाइड्रोजन रिलीज हुआ और भाग जाएगा, नहीं, कहीं नहीं जाता, वहीं रहता है मॉलिक्यूल के साथ। ओके, तो देखिए दूसरी बार क्या होगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे हाइड्रोजन के साथ और ये आपका स्ट्रक्चर वापस बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है। नाउ फ्री रेडिकल के साथ कैसे, फ्री रेडिकल के साथ भी ऐसे ही जैसे हो रहा था। यहाँ देखिए ये आपके दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ दे देगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा हमारा फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। ओके, तो क्लियर है कैसे हुआ इसके बीच में। ठीक है, ये प्रोसेस पूरी ऑनगोइंग होती, रिवर्सिबल है, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा वापस। ओके, नाउ रिवर्स एच इफेक्ट। रिवर्स एच इफेक्ट हमारे बहुत ज़्यादा कंसर्न का नहीं है, जो जिस टॉपिक से बेसिकली सवाल पूछे आ रहे हैं या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या जितने भी पेपर बनते हैं बेसिकली प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड यूज़ दिखाई देगा उनका रिवर्स एच इफेक्ट का। ओके, और उसमें भी कौन सा दिखेगा आपको, क्लोरीन के साथ रिवर्स एच इफेक्ट। अदर आइटम्स भी हैं कुछ कंसर्न जो आपका रिवर्स एच इफेक्ट शो करते हैं, हमें नहीं है मतलब ज़्यादा चीज़ से। ठीक है, जितना हमारे कंसर्न का हम उतना देखेंगे, हम क्लोरीन के साथ रिवर्स एच इफेक्ट देखेंगे। अब क्लोरीन क्या है आपका, बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या है, बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये नेगेटिव आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शिफ्ट हो जाए, तो क्लोरीन नेगेटिव बन गया आपका और ये आपका पाई बॉन्ड बन गया। ओके, तो यही चीज़ वापस रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे पूरा फॉरवर्ड रिवर्स होता रहता है। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखिए यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे तो तीनों अपना अपना हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे बार बार, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें रिवर्स एच जो है माइनस एच आपका ज़्यादा होगा इसमें, और यहाँ पे माइनस एच कैसा होगा, थोड़ा कम होगा, रिस्पेक्ट में आपस में कंपेयर करेंगे। ओके, नाउ एप्लाइड ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन समझ तो लिया क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसीड करते हैं सारे के सारे, शिफ्टिंग कैसे होती है, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला है इसको, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला है इसको, बेकरनाथन ने डिस्कवर किया था क्यों बोला। अब इसका अप्लाइड एस्पेक्ट देखना है, इसका एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका आपका स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, क्या है सबसे पहला एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बात कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। फाइन, अब होता क्या है कई केसेस में, इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर सेम इन द अल्कीन देन वी ड्रॉ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स एंड कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन फॉर्म्ड। अगर किसी दो मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएं आपके, ठीक है, तो कंपेयर कैसे करते हैं स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो आपकी कार्बोनाइन फॉर्म्ड होगा, जो आपका कार्बोनाइन बनेगा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में, उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर कार्बोनाइन फॉर्म्ड इज हाईली स्टेबल देन उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा हो रहा होगा। ओके, दूसरा आता आपका स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इसको भी आगे टच करेंगे। सबसे पहला राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, हमारे कंसर्न्ड सेंटर से डायरेक्टली अटैच कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, और उस पर अटैच हाइड्रोजन क्या होते हैं हमारे अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो इसमें क्या है 0 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको पहले केस में, इसमें ये अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें ये अल्फा कार्बन है, इससे अटैच कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो ये हमारा मेन कंसर्न सेंटर, ये अल्फा कार्बन, इससे अटैच 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अब देखो स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, तो क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका अल्कीन की स्टेबिलिटी का, सबसे आगे डी आएगा आपका, देन बी आएगा, देन सी आएगा आपका, देन ए आएगा। ओके, एनी डाउट, नहीं होना चाहिए डाउट, क्योंकि कंसेप्ट इतने क्लियर हैं आपके, जो मैंने ही तो बताया है क्या करना है। ओके, नाउ राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग।
बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ। लगा लिया? अब मैं करूं? ओके ठीक है, चल करते हैं। इसमें देखो ये हमारा कंसर्न सेंटर है, यहाँ पे ये कंसर्न सेंटर, ये कंसर्न सेंटर, ये हमारा कंसर्न सेंटर। नाउ अल्फ़ा कार्बन को मैं हाइलाइटर से मार्क करता हूँ, रेड हाइलाइटर से। ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, यहाँ ये यहाँ पे ये अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पे ये 4 अल्फ़ा कार्बन। ओके, ये हमारी एल्कीन, सभी में ये एल्कीन। अब मैं नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 2 अल्फ़ा कार्बन, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ कितने 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब आप समझ गए होंगे डी तो सबसे आगे आने वाला है। क्या है? डी सबसे आगे आने वाला है, अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब देखो ए बी सी में सब में 6 हैं। अब ए और बी में देखो, ए और बी में आपको मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बता चुका हूँ, ट्रांस आपके ज़्यादा स्टेबल हैं क्योंकि इनमें रिपल्सन नहीं है। यहाँ देखो क्या है? रिपल्सन है। क्या है? रिपल्सन। बल्कि मिथाइल में क्या है? रिपल्सन। ये क्या है? रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, रिपल्सन है। तो बी से लेस स्टेबल तो आपका क्या हो गया? ए। अब नाउ सी और ए बी में कैसे कंपेयर करें? अब देखो अल्फा हाइड्रोजन तो सेम है, तो मैंने क्या बताया था, इनके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर से ड्रॉ करते हैं, तब देखते हैं। तो मैं देखो अगर ड्रॉ करूँ इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन होगा, ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो नया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। ओके, इसमें देखो जरा, इसका अगर मैं बनाऊँ, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, तो इसका बनेगा हमारा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये नेगेटिव। अब देखो आप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। किसकी? नेगेटिव चार्ज की। अब देखो यहाँ पे आप, ये जो नेगेटिव है देखो, इस पर डायरेक्टली आपका प्लस आई लग रहा है। क्या लग रहा? प्लस आई मिथाइल का। क्या लग रहा? मिथाइल का प्लस आई। लेकिन यहाँ जो नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव, यहाँ कोई प्लस आई लगाने वाला नहीं है, तो हमारा सी ए और बी से दोनों से आगे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी से दोनों से आगे आ जाएगा। तो इसके बाद क्या आएगा? हमारा सी आएगा, देन ए और बी में कौन आगे आएगा? बी आगे आएगा, लास्ट में आएगा ए। ए लास्ट में क्यों आया? क्योंकि बल्कि मिथाइल से रिपेल करते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन में। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, इंपॉर्टेंट। यहाँ आपके बहुत सारे कंसेप्ट टेस्ट होते हैं। ओके, नाउ राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अल्फा हाइड्रोजन लिखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर पाओ। लिखो लिखो, वीडियो पॉज करो, अल्फा हाइड्रोजन लिखो, आपको आंसर दिख जाएगा। कोई 30 मार्क खान चीज़ नहीं है, कोई चीज़ टफ नहीं है। जितना बताया उतना अप्लाई करते रहो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर कर लिया? अब मैं करूं? ठीक है, देखो ये अल्फ़ा कार्बन थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन इस अल्कीन के लिए, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन। ओके, इस अल्कीन के लिए ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, इस अल्कीन के लिए ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन। फाइन, अल्फ़ा कार्बन तो देख लिए। अब इस पर कितने? 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, सिमिलरली 2 यहाँ पे, तो टोटल कितने? 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने मिलेंगे? यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ 2, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। नाउ यहाँ पे कितने? 2 3 1, 3 2 5 1, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ कितने मिलेंगे? 3 3 6, 2 2 4, 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्लियर है? कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन? 10। अब देख लो, स्टेबिलिटी दिख रही होगी, लिख लो स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज़्यादा डी है हमारा, देन कौन सा? सी, देन ए, देन बी। ओके फाइन, डी सी ए बी। कौन सा ए बी? डी सी ए बी। ना इफेक्ट जो हम पढ़ते जा रहे हैं, आपने का रेजोनेंस पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, आज हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ लिया, तो इनका किसी मॉलिक्यूल में इम्पैक्ट क्या है, इनकी प्रेफरेंस क्या है, इनकी प्रायोरिटी क्या है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देते हैं स्टेबलाइजेशन या डिस्टेबलाइजिंग द मॉलिक्यूल या आयन। सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है कंसिडरेबल एम इफेक्ट, ठीक है। देन एच इफेक्ट सबसे आता है पीछे, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर सबको साथ में अप्लाई करेंगे, ध्यान रखेंगे कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, एम इफेक्ट लग रहा है, कहाँ पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। ओके, नाउ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इफेक्ट्स। जो हमने डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़े हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है? कंपेयर बॉन्ड लेंथ। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है?
बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो। देखो कोई बॉन्ड ओरिजिनली सिंगल बॉन्ड है, उसमें रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो क्या होगा, बॉन्ड शॉर्टन होगा। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा देर रहता है तो इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर कैसा है, ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अगर ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो और शॉर्ट हो जाएगा वो। ओके, जैसे ये जो है इसमें इसमें कोई आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आया, कोई रेजोनेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ को डिसाइड करने के लिए। तो ये नॉर्मल सिंगल बॉन्ड आपका। इसमें देखो ये क्या करेगा, इतने पार्ट के साथ रेजोनेट करेगा, ठीक है। इसमें देखो ये लोन पेयर इतने के साथ रेजोनेट करेगा। इसमें देखो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये पूरी बेंजीन रिंग में रोटेट करेगा। ओके, ऐसे। तो आप ही बताओ, आप खुद बताएंगे आंसर। अगर रेजोनेंस का पाथ छोटा है तो बार बार सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में। तो ओरिजिनल सिंगल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा। इसमें ज़्यादा देर रेजोनेंस चल रहा है, मतलब ज़्यादा देर डबल बॉन्ड बन के रह रहा वो। इसमें और ज़्यादा देर रेजोनेंस चल रहा है, मतलब और ज़्यादा देर डबल बॉन्ड बन के रहेगा। तो जितनी ज़्यादा देर वो कोई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन के रहेगा तो उतनी ही बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो क्या आप बता पाएंगे अब बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे छोटी होगी? अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाऊँ मैं तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? सिंगल बॉन्ड की। मतलब आपकी 1 नंबर पे जो मॉलिक्यूल लिखा है उसकी डबल बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्योर सिंगल बॉन्ड है, उसमें कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। देन 2 में आपका थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड आता है, 3 में थोड़ी और देर के लिए आता है, 4th में बहुत देर तक डबल बॉन्ड रहता है, रेजोनेंस होता ही रहता है मॉलिक्यूल में, ठीक है। जैसे मैंने आपको रेजोनेंस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के बताए थे, उसमें देखो आप कि एक बार डबल बॉन्ड आया कितनी देर तक डबल बॉन्ड रहा, मतलब उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो गई। तो 4th नंबर के मॉलिक्यूल सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ आएगी। ओके, क्योंकि उसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अभी डिफरेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन तो हम देख लेंगे कैसे होता है, लेकिन अगर किसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवा ली तब कैसे करेंगे? तो तब के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड देखते हैं। क्या देखते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक आपका किसका होता है? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। क्या होता है? मोस्ट स्टेबल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आपका रेजोनेंस हाइब्रिड में होता है। तो उससे कंपेयर करते हैं। ओके, पहले देखते हैं if intramolecular bond length comparison is asked, then we will check hybrid in which most stable resonating structure have maximum characteristic। मतलब क्या है, हम लोग अगर इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन पूछ लिया जाए तो क्या करते हैं? हाइब्रिड को चेक करते हैं, और हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। ओके, जैसे अभी देखेंगे आगे उसका एग्जाम्पल। अभी तो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड जो है आपका ओरिजिनली कैसा है? डबल बॉन्ड है। ओके, ओरिजिनली डबल बॉन्ड है। अब वो अगर वो रेजोनेंस करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? सिंगल बॉन्ड में। तो जितना बड़ा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आएगा, और जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आएगा उतनी ज़्यादा बड़ी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। ओके, कंसेप्ट वही है, बस अब रिवर्स कर दिया। पहले आपका मैंने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लिया था, इसलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था। अब मैंने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड लिया है, तो अब इसमें रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा रेजोनेंस इसमें देखने को मिलेगा हमें, इस वाले में इसमें देखने को मिलेगा, इसमें कोई रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा, इसमें प्योर सिंगल बॉन्ड है। ओके, तो अब देखो ये प्योर डबल बॉन्ड है आपका, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है आपका। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड आर ऑलवेज लेंथी देन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर लिखेंगे सबसे आगे सिंगल बॉन्ड तो हमारा सबसे आगे आ जाना है। ठीक है, और जो इस पर प्योर डबल बॉन्ड है वो कहाँ जाना है? हमारा सबसे पीछे ए। अब देखो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो कैसे करेंगे? जिसमें ज़्यादा बड़ा रेजोनेंस उसमें ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सी हमारा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगा देन बी से, और सबसे छोटा हमारा ए, क्योंकि ए तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस है ही नहीं। ओके, अरेंज कर लेंगे आप अब बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड लेंथ। नाउ कंपेयर करना है आपको अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बॉन्ड लेंथ में। किस में कंपेयर करना है? अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बॉन्ड लेंथ में आपको कंपेयर करना है। अल्फ़ा आपका ये है, बीटा ये है, गामा ये है, डेल्टा ये है। ओके, अब देखो कैसे कंपेयर करेंगे, देखते जाना।
इसको ज़रा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CH3 O माइनस OH पॉजिटिव। ओके, इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा आपका CH3 CO माइनस O। देखो इसमें देखो और इसमें देखो, कौन सा स्टेबल दिख रहा है आपको, जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव वो कैसा है, अनस्टेबल। ओके, मतलब ये कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, अपने क्या करेगा, कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, जिससे ये वाला फिनोमेना आपका बहुत कम होगा। जैसे ये वाला फिनोमेना जो हो रहा है आपका, ये बहुत कम होगा क्योंकि अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसा पहले था रेजोनेंस के बाद भी कैसा हो गया वैसा ही। तो अल्फ़ा और डेल्टा हमारे कैसे होंगे, बराबर। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, देखो बेटा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा आपका CH3C, दोनों में ही प्रॉपर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। कैसा होगा, बराबर बराबर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हमें गामा और डेल्टा तो बराबर दिख गए। अब देखो बीटा हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। बीटा अगर हमारा डबल बॉन्ड है और अल्फा कैसा है, सिंगल बॉन्ड, और ये प्रोसेस फेवर भी नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, फेवर। तो होगा क्या, अल्फा हमारा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह शो करेगा और बीटा हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, और गामा और डेल्टा कैसे, इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे आगे बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर लगाऊं मैं, तो सबसे आगे हमारा कौन सा आएगा, अल्फ़ा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। देन डेल्टा इक्वल्स टू गामा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, और प्रॉपर डबल बॉन्ड क्या है, बीटा। लास्ट में हमारी बॉन्ड लेंथ आएगी बीटा, क्योंकि प्रॉपर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। ओके, नाउ अब वो बात आई है कि अगर इंट्रा मॉलिकुलर बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन पूछ लो तो क्या होगा। नाउ देखो, कंपेयर CC बॉन्ड लेंथ, 1 2 3 तीनों मॉलिक्यूल मार्क किया है, ये आपका फिनेंथ्रीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सभी। अब देखो फिनेंथ्रीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अब इनमें हमें ये देखना है कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। ओके, क्योंकि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होंगे मॉलिक्यूल के। जरा यहाँ पे देखो, इस मॉलिक्यूल देखो, ये वाली बेंजीन रिंग है आपकी, प्रॉपर क्या है आपका जो सर्कुलेटिंग रेजोनेंस है, ये आपका सिर्फ एक रिंग में आ रहा है। ओके, ये देखो रिंग, इस क्या है आपकी एरोमेटिसिटी। सिमिलरली इसमें देखो, इस रिंग में आ रहा है, ये आपकी प्रॉपर बेंजीन रिंग की तरह बिहेव कर रही है। ये आपका देखो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, इसमें साइक्लिक, प्रॉपर साइक्लिक रेजोनेंस है, मतलब ये एक रिंग एरोमेटिक है, इसमें भी ये रिंग एरोमेटिक है। अब देखो, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें देखो जरा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये रिंग तो आपकी प्रॉपर बेंजीन रिंग की तरह बिहेव कर रही है। ओके, लेकिन ये भी कर रही है, देखो ये कर रही है, देखो बिहेव, ये देखो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये इसमें दोनों रिंग आपकी कैसी हैं, प्रॉपर बेंजीन रिंग है, दोनों ही रिंग एरोमेटिक हैं। अगर दोनों ही रिंग एरोमेटिक है तो ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी इसी का होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो जो प्रॉपर्टीज अब डिसाइड होंगी इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगी। अब देखो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा इस मॉलिक्यूल का, उसमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स किसके मिलेंगे हमें, फर्स्ट वाले के मिलेंगे, ये सेकंड, ये थर्ड। ओके, अब देखो फर्स्ट वाले में देखो 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा, और 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा। तो जहाँ डबल बॉन्ड आ रहा तो क्या होगी, वो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, क्योंकि मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक जो मॉलिक्यूल में आएंगी इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आएंगे। तो हमारा देखिए कंपेयर करते हैं, C1 C2 इज ग्रेटर देन C2 C3। C1 C2 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। C2 C3 सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखो C1 C2 की बॉन्ड लेंथ छोटी है और C2 C3 की बॉन्ड लेंथ बड़ी है। एग्जैक्टली बिल्कुल दिख रहा है हमें, C1 C2 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, C2 C3 में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये वाला सही है, फाइन। बाकी बराबर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड में जो कंट्रीब्यूशन है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ज़्यादा है, बराबर हो ही नहीं सकते हैं। कांट प्रेडिक्ट, ये तो बकवास ऑप्शन है, मैंने खुद बनाया। ओके, कांट प्रेडिक्ट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर बेंजीन में तो आपने बताए थे सारे के सारे बराबर होते, यहाँ क्यों बराबर नहीं हो रहे। बेटा बेंजीन के स्ट्रक्चर देखो आप जरा, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये एक बेंजीन है, ये दूसरी बेंजीन है आपकी जिसमें ये है। अब देखो दोनों में ही कोई डिफरेंस है,
लगभग बराबर है, कोई स्टेबिलिटी फैक्टर डिफरेंस नहीं कर रहा है इनमें। तो इनमें जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, इनमें जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है वो ऐसा बनता है, सारे के सारे बॉन्ड बराबर, कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, नाउ कंपेयर बॉन्ड लेंथ, जो मार्क करी गई है बॉन्ड लेंथ उसको कंपेयर करना है, PQRS, कंपेयर करो, कंपेयर करो। एक हिंट दूं आपको, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो आप, कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है। जितनी ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन, जैसी हाइब्रिडाइजेशन उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वैसे ही उनका बॉन्ड साइज कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही छोटा बॉन्ड साइज। अब चेक कर लो ज़रा, हिंट दे दी मैंने। ये sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, ये देखो ये sp2 कार्बन है, sp3 कार्बन है। इसमें देखो ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। इसमें देखो ये sp2 कार्बन है, ये sp कार्बन है। आप कंपेयर कर सकते हो आप, sp कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ कैसी आएगी, ज़्यादा। अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाऊं मैं तो सबसे ज़्यादा P आएगा, देन कौन सा आएगा आपका sp2 sp3, देन Q आएगा आपका, देन क्या आएगा sp2 R आएगा आपका बॉन्ड लेंथ में, देन S आएगा। S में क्या है, sp और sp2 के बीच में बॉन्ड है आपका, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा उतना ही उसका साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होने से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। ओके, क्या होगा यहाँ पे, S सबसे पीछे। ओके, कर लेंगे, फाइन। ये वेरिएशंस हैं आपके, कितने टाइप के वेरिएशन से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा है नहीं कि आपको पता नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको आप कवर करते जाओ। नाउ कंपेयर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब मैं ही सब कुछ नहीं बताऊंगा आपको, ये आप होमवर्क करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। आई वांट ऑल द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जितना भी मैं आपको बताता हूँ कि ये होमवर्क है आपका, सभी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, मैं पर्सनली चेक करूँगा। ओके, नाउ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, अभी हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स एंड अदर पार्ट चेक करके आ गए हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में क्या हमें करना है। सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल की मिक्स्ड स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगे, इंडक्टिव इफेक्ट भी लगे, रेजोनेंस भी लगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है तो H इफेक्ट से फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और रेजोनेंस है तो डेफिनेटली बढ़ाएगा स्टेबिलिटी। इसमें नो अल्फा कार्बन तो नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन 3 अल्फा H, 2 अल्फा कार्बन तो 6 अल्फा H, 3 अल्फा कार्बन तो 9 अल्फा H। अल्फा H ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा D आएगा, C आएगा, B आएगा, देन A आएगा स्टेबिलिटी में। ओके, नाउ इसमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करिए, ये अल्फा कार्बन तो 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो 2 2 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन। लगा लेंगे ऑर्डर, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ओके, इसका भी आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको बता दिया पूरा मैंने। नाउ इसमें चेक करिए, मिक्स्ड क्वेश्चन है आपका ये। इसमें देखो कितने हैं, ये हमारा अल्फा कार्बन है जो बीच में दिखाई दे रहा, 0 अल्फा हाइड्रोजन, उस कार्बन में कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ देखो रेजोनेंस है, क्या है, रेजोनेंस है अल्कीन के साथ, यहाँ पे बेंजीन के साथ रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस कम है, यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा है। यहाँ क्या है, अल्फा कार्बन तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, बस लगा दो, जहाँ रेजोनेंस ज़्यादा हो सबसे ज़्यादा, देन कम रेजोनेंस वाला, देन अल्फा हाइड्रोजन वाला, देन नो अल्फा हाइड्रोजन वाला। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या लिखेंगे, आप लोग भी लिखेंगे मेरे साथ। सबसे आगे आएगा हमारा C, देन B, देन D, देन A। ओके, CBD है। अब बताइए फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस होगा, ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो हमारे 2 अल्फा हाइड्रोजन है
और रेजो भी है, ठीक है। रेजो कैसा है, थोड़ा कम है। यहाँ देखो रेजोनेंस कैसा है, यहाँ रेजोनेंस बड़ा है, ठीक है, ये रेजोनेंस बड़ा है, तो रेजो कैसा है, ठीक ठाक है रेजोनेंस, ओके। ये अल्फ़ा कार्बन है, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ देखो ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, तो 3 2 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और रेजोनेंस कैसा है, रेजोनेंस भी काफ़ी बड़ा है रेजोनेंस, ओके। तो हमारा रेजोनेंस कैसा है, रेजोनेंस इसके बराबर है, ओके। अब देखो स्टेबिलिटी लगा लो, जिसके अल्फ़ा हाइड्रोजन रेजोनेंस ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, तो स्टेबिलिटी कैसी आएगी बेटा, स्टेबिलिटी आएगी आपकी सबसे ज़्यादा डी दिखाई दे रहा है, देन सी दिखाई दे रहा है, देन बी दिखाई दे रहा है, देन ए दिखाई दे रहा है, ओके। कर लेंगे बिल्कुल फाइन, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, जो आपको मैंने सिखाया बस उसको अप्लाई करते जाओ। और नाउ इसी में जो आपका फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, इसी में एक और टॉपिक आता है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्या, बीडी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब बॉन्ड डिसोसिएट होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, देयर नॉट दैट मच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो क्या होता है, होमोलाइसिस होता है, क्या होता है, होमोलाइसिस। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी आपकी, और कार्बन फ्री रेडिकल आपका बहुत अनस्टेबल बन रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी कंसेप्ट तो आप जानते हैं, स्टेबिलिटी के अपोजिट चलता है, स्टेबल ज़्यादा तो एनर्जी कम। नाउ कंपेयर द, ये रेजर बार बार परेशान कर रही है, ओके। कंपेयर द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ इस डायग्राम को, रिसाइज, ये हो गया बड़ा, ओके। नाउ देखना, अगर ये वाला आपका हाइड्रोजन टूटेगा तो फ्री रेडिकल किस पे बनेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, एंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर वेरी अनस्टेबल, हैविंग फ्री रेडिकल, हैविंग कार्बोकैटायन, ओके। नेगेटिव चार्ज आ जाए डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन वहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने लगे तो उनको बहुत दिक्कत है, ठीक है। वहीं अगर Hb टूटे आपका, ये वाला टूटे तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, ये टूटेगा तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, ये टूटेगा तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। अब आप देख लो सभी के सभी फ्री रेडिकल्स की इंडिविजुअल स्टेबिलिटी कंपेयर करो। ए तो जो आपका Ha जो मैंने लिख रखा है, ए नंबर का हाइड्रोजन, वो तो डेफिनेटली अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको ए तो अलग ही दिख रहा है, ए पीछे आएगा स्टेबिलिटी में। अब देखो जो आपका बी आपका Hb है, वो देखो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भी है, और उसके साथ कितने 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, ओके। अब सी देखो आपका Hc जो है, Hc में 1 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई रेजोनेंस नहीं। Hd में देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा होने वाला है, स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा Hb, सॉरी, स्टेबिलिटी में अगर लिखूँ मैं सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल होगा हमारा, बी नंबर का, देन कौन सा स्टेबल होगा हमारा, डी नंबर का, देन सी नंबर का, लास्ट में ए। स्टेबिलिटी समझ में आ गई कैसे, पीछे जितने फैक्टर लगाए उसी की तरह इसको भी इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनाओ, कंपेयर करो, रेजोनेंस जहाँ हो रहा हो रेजोनेंस देख लेना, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हो अल्फा हाइड्रोजन से कंपेयर कर लेना, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। अब स्टेबिलिटी के ऑपोजिट क्या होता है हमारा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली मत लिखने लग जाना बेटा, यहाँ पे कंसेप्ट जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी वाले आते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले स्टेबिलिटी लिखो, देन आप लिखेंगे क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ए की सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन आएगी, देन सी की, देन डी की, देन बी की, क्योंकि बी सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी आएगी, कम आएगी। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ लिया हमने, अब क्या पढ़ेंगे, कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अभी देखो मैंने अभी हाल आपको क्या बताया था, जो आपके अनसैचुरेटेड कार्बन से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम्स है, ठीक है। इनको पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं, इनको नेगेटिव दे दो एक बार वो रख लेंगे अपने पास, लेकिन पॉजिटिव नहीं लेते। तो आपका जो सैचुरेटेड कार्बन पे पॉजिटिव आता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन से, ठीक है। देन आपका स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वही हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें मैं लिखता हूँ चीज़ें,
मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखते हैं इसको। रीसाइज इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये लो। ओके, देखिए जब आपकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपका +m बढ़ाएगा, देन हाइपर कॉन्जुगेशन +H, देन +I। अब जब अनस्टेबल की बात आएगी तो सबसे कम अनस्टेबल कार्बोकैटायन कौन करेगा? -I, देन -H, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन कौन करेगा? -M। आपके रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बोकैटायन को और ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। तो हाईली अनस्टेबल कौन करता है आपका? -M। हाईली स्टेबल कौन करता है? +M। ठीक है, ऑर्डर समझ में आया? ऑर्डर कैसे लगाया गया है इसको? देखो ऑर्डर ऐसे लगाया गया है स्टेबिलिटी का, ऐसे। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? +M, देन +H, देन +I, देन -I, देन -H, सबसे लास्ट में आता है -M। जो आपके -M ग्रुप है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करते हैं कार्बोकैटायन को। ओके, एक और स्टेटमेंट पढ़िए आप जो मैंने साइड से लिख रखा है। इफ़ द इंटरमीडिएट इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर देन इट विल बी मोर स्टेबल देन द इंटरमीडिएट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको रेजोनेंस में एरोमेटिसिटी पढ़ाई थी। अगर कार्बोकैटायन आपका एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा रादर देन के जो आपका कार्बोकैटायन आपका एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो अगर कार्बोकैटायन की वजह से एरोमेटिसिटी है तो हाईली स्टेबल। ओके, इसमें देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, sp कार्बन, sp2 कार्बन पे पॉजिटिव, मतलब बेकार बात है। sp कार्बन पॉजिटिव मतलब हाईली अनस्टेबल बेटा। हाइब्रिडाइजेशन से भी देख सकते हैं, इसमें क्या है? sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, sp कार्बन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा आपका? 1 सबसे ज़्यादा, B, देन B, देन C। स्टेबल, ठीक है, स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। नाउ 2 अल्फा कार्बन मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजो, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजो थोड़ा ज़्यादा। और यहाँ देखो अब आया इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको रेजोनेंस में बताया था बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेंजीन के जो डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके वर्टिकल प्लेन में होते हैं, लेकिन अगर वहीं डबल बॉन्डेड कार्बन पे लाइक बेंजीन के कार्बन पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल कुछ भी आ जाए तो आउट ऑफ प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और जो आपके रेजोनेटिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? वर्टिकल प्लेन्स में ऐसे होते हैं, इनका रेजोनेंस ऐसे ऐसे चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर आपका जो कार्बोकैटायन का ऑर्बिटल होगा, जो फ्री ऑर्बिटल होगा, जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में जनरेट होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होगा? ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो ये क्या होगा? sp2 कार्बन पर पॉजिटिव, sp2 कार्बन पे पॉजिटिव कैसा होता? अनस्टेबल। अनस्टेबल तो सबसे पीछे फेंको इसको, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखो जरा। तो सबसे पीछे क्या आएगा आपका? D आएगा, सबसे पीछे D आएगा। अब ABC में कंपेयर करना है, जो आपका C में देखो रेजोनेंस ज़्यादा है तो C आगे आ जाएगा, देन B में रेजोनेंस है और A में क्या है? रेजोनेंस नहीं आए, H इफेक्ट है। ठीक है, मैंने वहाँ बताया था कि कैसे देखेंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, नेगेटिव चार्ज जैसे हुआ, फ्री रेडिकल हुआ, आपका पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते ही नहीं हैं। इनका बेंजीन के रेजोनेंस से कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इवन अनस्टेबल और है वो, क्योंकि sp2 कार्बन में पॉजिटिव आ गया। ओके, अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट आया है तो रेजोनेंस का हमारा लेक्चर देखिए, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, नाउ ये 6 आपके लिखे हुए हैं, इसको वीडियो को पॉज करिए और सबकी स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिए। कर लिया? ठीक है, मैं करूं? ओके, नाउ यहाँ पे क्या है? 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन रेजो है। यहाँ पे क्या हो गया? देखो देखो क्या हो गया बेटा, कुछ दिखाई दे रहा है इस मॉलिक्यूल में? ये एंटी एरोमेटिक हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक आर हाईली अनस्टेबल, इवन मोर अनस्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसको देखिए, ये कैसा है? एरोमेटिक भी है बेंजीन की वजह से, रेजो भी है बेटा,
यहाँ देखो एरोमेटिक है, ओके, ये कैसा है आपका एरोमेटिक। अब बताना तो नहीं पड़ेगा क्यों एरोमेटिक है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंड बोथ फॉलो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ऑफ हकेल। ठीक है, हकेल ने जो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए दिया था, वो ये दोनों कंपाउंड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या है आपके एरोमेटिक है। क्या है एरोमेटिक। वहीं कंपेयर कीजिए इस कंपाउंड से, क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन की वजह से बेटा एरोमेटिक है। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग है तभी एरोमेटिक है, पॉजिटिव चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है। अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल होंगे। ओके, तो बस ऑर्डर लिख दो, आ गया पूरा का पूरा। एंटी एरोमेटिक जो सी है आपका CBADEF लगा दो स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कैसे लगेगा, सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा आएगा, मैंने पीछे ही बता रखा, ये आपका कौन सा ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन है बेटा। क्या है ट्रोपाइलियम, ये हमारा ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। और आपके लेवल पे जितने भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आएगी वहाँ ट्रोपाइलियम को सबसे आगे रख देना आपको। ठीक है, ट्रोपाइलियम इज अ वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन। सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा F है, देन E हमारा, E क्यों है, क्योंकि E पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है। ठीक है, देन आपका कौन सा आएगा, D आएगा, देन क्या आएगा, A और B में बताओ कौन सा आएगा, B आएगा, देन A आएगा, लास्ट में हमारा C आएगा। C इज एंटी एरोमेटिक। क्या है C, एंटी एरोमेटिक। फाइन, ये ऑर्डर आया हमारा। इसको छोटा कर देता हूँ, आप देख लीजिए इससे। ओके, क्लियर है ऑर्डर। नाउ इसको कंपेयर करिए कैसे होगा, करो करो, वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को करो, क्योंकि कंसेप्ट लगभग सारे बता दिए, अब आपका एप्लीकेशन चेक होना है। यहाँ देखो 3 अल्फा, यहाँ क्या है रेजो है, क्या है रेजो। इस पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई में क्या होता है रेजोनेंस। यहाँ बेंजीन के साथ क्या है रेजो है, यहाँ क्या है ये देखो, आप ध्यान दो, यहाँ पे रेजोनेंस तो हो नहीं सकता। मैंने बताया था कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर पाई बॉन्ड बना है तो पाई इलेक्ट्रॉन उसके कभी भी उससे दूर की तरफ शिफ्ट नहीं होते। कभी आप ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते हो कि कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए, कभी नहीं होगा। तो ये बेसिकली -I इफेक्ट एग्जर्ट कर रहा है इस कार्बन पे। ठीक है, -I इफेक्ट लगा रहा है इस कार्बन के ऊपर। ओके, तो यहाँ क्या हो गया -I, यहाँ क्या हो गया +I इतने बड़े ग्रुप का, यहाँ क्या हो गया। अब देखो, यहाँ देखो बेटा, ऑक्सीजन का लोन पेयर रखा था, ये क्या करेगा स्टेबल करेगा। अब देखो ऑक्सीजन जो स्टेबल करेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देगा। ओके, तो क्या होगा सबसे आगे आएगा ये बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट। क्या होगा सबसे आगे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ बेटा आपका, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर देके स्टेबल कर दिया इसको। ओके, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 6 आएगा आपका। देन कौन सा आएगा, रेजोनेंस किस में दिख रहा है, बेंजीन के साथ ज़्यादा रेजोनेंस है। ठीक है, रेजोनेंस आपका 3rd में दिख रहा है, देन आपका रेजोनेंस 2 में दिख रहा है। अब देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने हैं 0 अल्फा H, तो 3 अल्फा H और 0 अल्फा H में कौन आगे आएगा आपका 3 अल्फा H वाला। देन आपका आएगा 5th, देन सबसे लास्ट में कौन सा आएगा 4th, क्योंकि -I लगा रहा, अनस्टेबल कर रहा है उसको। ठीक है, क्या कर रहा, अनस्टेबल कर रहा है उसको। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करो, जब भी बाई साइक्लो कंपाउंड दिखने लग जाए तो ब्रेड्स रूल की फीलिंग लाया करो अपने अंदर। क्या लाया करो, ब्रेड्स रूल। रेजोनेंस के लेक्चर में मैंने बताया था ब्रेड्स रूल क्या होता है। ना वीडियो पॉज करो, उसको अप्लाई करो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए। ठीक है, कर लिया, अब मैं करूँ। ओके, ब्रेड्स रूल क्या कहता है, जो आपके ब्रिज हेड कार्बन है, जो आपके ब्रिज हेड कार्बन, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुए, ये आपके ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड नाइट्रोजन, ये ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड, जो ब्रिज हेड कार्बन है ये कभी भी आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन अटेन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, ये मॉलिक्यूल के जो ब्रिज हेड कार्बन है, बाईसाइक्लो मॉलिक्यूल के जो ब्रिज हेड कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइजेशन अटेन करवा रखा है इन्होंने पॉजिटिव चार्ज लगा के,
यहाँ देखो, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन होगा, लेकिन वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट करती है sp2, ब्रिज हाइड कार्बन क्या हो जाएगा sp2। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाले हाइड्रोजन आपके हाइपर कॉन्जुगेशन से पॉजिटिव के स्टेबल करेंगे, 2 अल्फा H। ठीक है, यहाँ देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई, ये आपका पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। क्या है बेटा? लोन पेयर। ओके, और यहाँ पे देखो जरा 2 अल्फा H, कितने? 2 अल्फा H। ध्यान दो जरा, ये नाइट्रोजन जो लगा हुआ है बेटा, ये अपना लोन पेयर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? बताओ बताओ। अगर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया तो नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा? sp2 हाइब्रिड, एंड ब्रिज हेड एटम कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिड अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। ओके, तो ये इतना ग्रुप तो आपका क्या लगा रहा होगा? -I। क्या लगा रहा होगा? -I। ठीक है, तो ये क्या लगा रहा है? -I। ओके, यहाँ पे क्या लग रहा है? +I भी लग रहा है। ओके, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ +I लग रहा है। ओके, यहाँ से देखो, ये देखो +I लग रहा है सभी कार्बन चेन का। ठीक है, +I। तो अब कंपेयर कर लो, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन को स्टेबल करेगी तो स्टेबिलिटी ऑक्सीजन वाली कैसी हो जाती है? ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया बेटा उसने, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके। छोटी मोटी बात नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट करना, बहुत बड़ी बात है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका थर्ड वाला आएगा। देन देखो जरा, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ -I, यहाँ +I, तो कौन सा आएगा? दूसरा आएगा। देन कौन सा आएगा आपका लास्ट में? 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला। हाइपर कंजुगेशन डोमिनेटिंग इफेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ में, फोर्थ वाला आगे आएगा, फर्स्ट वाला लास्ट में आएगा। फर्स्ट में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है। ओके, कंपेयर करो इसको जरा। अब अगर कार्बन नाइट्रोजन में कंपैरिजन किया जाए, लोन पेयर कौन पहले देगा, तो डेफिनेटली आप लोग बता सकते हैं ऑक्सीजन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन दे तो रहा होगा लेकिन हल्का सा हिचकिचाएगा, लेकिन नाइट्रोजन कैसा है? दिलदार है। आओ बेटा ले जाओ लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो अपना इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा। ये इसको ऐसे स्टेबल करेगा, ये इसको ऐसे स्टेबल करेगा। ओके, इसमें देखो ये भी इसको कैसे स्टेबल करेगा? ऐसे, लेकिन साथ ही साथ ये ग्रुप लगा हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा। ये इसको ऐसे स्टेबल करेगा, साथ ही साथ ये ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो बेटा, ये पीछे ग्रुप लगाने का क्या है? क्वेश्चन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों आया? देखो, जब ये पीछे ग्रुप लग गए, ये वाले ग्रुप आपके, ये ग्रुप लग गए, तो ये लोन पेयर डोनेट हो रहा था ना बेटा, ये जो वाला लोन पेयर जो डोनेट हो रहा था, ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आएगा। कैसा आएगा? ऐसे आएगा। देखो बेटा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे। क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन फॉर्मूला बोलते हैं। आपका जो रेजोनेंस नॉर्मल होना चाहिए उसको क्रॉस कर दिया इसने। क्या कर दिया? क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसका एक एप्लीकेशन मैं आपको GOC2 में बताऊंगा। एसिड एनालाइड बनाते हैं जहाँ पे हम लोग क्रॉस कॉन्जुगेशन करके बेंजीन का एक्टिवेशन कम करते हैं, जिससे हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसको मैं एसिड एनालाइड बनाऊंगा जब आपको वहाँ पे GOC2 में रिकॉल करवाऊंगा। ओके, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भूलना नहीं है। बिल्कुल मैं जहाँ यहीं बता रहा हूँ, याद रखेंगे। नाउ इन दोनों में कंपेयर कर, ये हमारा A, ये B, ये C और D। C और D में क्रॉस कॉन्जुगेशन, A और B में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारा? B वाला, देन A वाला। C और D में क्रॉस कॉन्जुगेशन है, लेकिन नाइट्रोजन वाला आगे आएगा, D वाला आगे आएगा, C वाला पीछे जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं ना? हो जाएगा, फाइन। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक चीज़ और बतानी थी मेरे को आपको। जो आपके अल्फा हाइड्रोजन हैं, जो आपके अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं तो वहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। ठीक है, जैसे ये आपका हाइड्रोजन है, ये बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है। ये सारे क्या हैं? अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर करके यहाँ कार्बोकेटाइन तक पहुँचा देते हैं, तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है इस केस में। ठीक है, अब देखो यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहाँ क्लोरीन का कैसा नेट इफेक्ट कैसा होता है इसका? -I। नेट इफेक्ट इनका कैसा होता है? -I। ये कैसा? +S। ये -M। नाइट्रो ग्रुप कैसा लगाते हैं? हमारे -M ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब देखो ये +M ग्रुप है, स्टेबिलिटी लगा लो बेटा। कैसे लगाओगे? सबसे ज़्यादा +M वाले 1 नंबर का आगे, देन हाइपर कॉन्जुगेशन वाले 3 वाले, देन -I वाले, सबसे लास्ट में -M वाले।
ओके, लगा लेंगे। अब देखिए रिलेटिव पोजीशन इन बेंजीन, रिलेटिव पोजीशन इन बेंजीन, अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा है, बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा है तो उससे डायरेक्टली बगल वाला कार्बन कैसा होता, ऑर्थो, उससे नेक्स्ट मेटा, उससे नेक्स्ट पैरा। सिमिलरली ये वाला ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। अब बताओ एक बेंजीन रिंग के अंदर कितने ऑर्थो, 2 ऑर्थो पोजीशन होती हैं, 2 मेटा पोजीशन, 1 पैरा पोजीशन। ये रिलेटिव है बेटा, एब्सोल्यूट नहीं है कि फिक्स कर दो ये वाली पोजीशन हमेशा ऑर्थो रहेगी, नहीं। अगर बेंजीन रिंग ये है आपकी, देखो यहाँ पे ग्रुप जी लगा तो ये ऑर्थो है आपके, ये मेटा है, ये पैरा है, समझ रहे हो? ये रिलेटिव पोजीशन सिस्टम है। ओके, किसी के रिस्पेक्ट में ऑर्थो बदल सकता है, किसी और के रिस्पेक्ट में ऑर्थो बदल सकता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ऑपरेशन ऑफ प्लस एम ऑन बेंजीन रिंग। जो प्लस एम इफेक्ट है आपका बेंजीन पे कैसे ऑपरेट करता है, कहाँ कहाँ पे अपने इफेक्ट शो करता है। देखो ये मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, इससे ये बन जाएगा। अब मैं बताऊंगा नहीं कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुई है, आप लोग ही करेंगे, ठीक है। मैं पीछे रेजोनेंस में इसको बता चुका हूँ कैसे बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो बता देता हूँ यार, यहाँ भी बता देता हूँ, समझ लो, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे आया होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये नेगेटिव आ गया, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अगेन ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। अगेन ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वापस ले लेगा, तो ये बन गया। ओके, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल के, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे के अंदर नेगेटिव चार्ज पहुँचा रहा था, उसका सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ आया, ध्यान से देखो जरा। ऑर्थो पोजीशन पे आया और कहाँ पे आया, पैरा पोजीशन पे। मेटा पे प्लस एम लगा ही नहीं है बेटा, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्लस एम ग्रुप जो होते हैं आपके ऑर्थो और पैरा डायरेक्ट में होते हैं। कैसे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट, मतलब ऑर्थो और पैरा पे इनका इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम लोग, ऑर्थो कॉमा पैरा पे प्लस एम का इफेक्ट आता है, ठीक है। सिमिलरली माइनस एम का देखेंगे, ऑपरेशन ऑफ माइनस एम ऑन बेंजीन रिंग। नाइट्रो कैसा है, माइनस एम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब इसका आप बना के देख लेना कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कैसे होगी। अब इसमें देखो इसने पॉजिटिव कहाँ कहाँ लाया, ऑर्थो पे लाया, पैरा पे लाया, अगेन ऑर्थो पे लाया। ये भी कैसे हैं, माइनस एम और प्लस एम ग्रुप कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा पे इफेक्ट शो करते हैं। कैसे करते हैं, ऑर्थो पैरा पे। अगर इनके रिलेटिव कोई ऑर्थो पैरा पे कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव चार्ज उनको अफेक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली OH के रिस्पेक्ट में कोई ऑर्थो पैरा पे कनेक्ट है तो जो माइनस चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से वो उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। नाउ इसमें देखो इस OH के रिस्पेक्ट में कार्बोकैटायन कैसा बना है आपका, पैरा पोजीशन पे। इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे, इसके में ऑर्थो पे, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा पे हमारा प्लस एम एक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ऑर्थो पैरा पे हमारा प्लस एम एक्ट करेगा। और मेटा पे क्या है, प्लस एम एक्ट नहीं करेगा। मेटा पे अब ओ ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, माइनस आई एक्ट करेगा। तो ये कैसा है, प्लस एम, ये कैसा है माइनस आई, ये कैसा है प्लस एम, और साथ साथ ऑक्सीजन है तो माइनस आई भी है, ठीक है बेटा, माइनस आई। और इसमें चौथे वाले में नथिंग। अब देखो बेटा माइनस आई कैसा है आपका, डिस्टेंट डिपेंडेंट है। अगर माइनस आई लगाने वाला ग्रुप पास आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस आई बढ़ जाएगा और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसा कर देगा, कम कर देगा। वहीं कार्बन आयन तो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कैसा है, माइनस आई यहाँ कम है, यहाँ माइनस आई ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी अगर लिखेंगे आप लोग तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा आपका 1, देन कौन सा आएगा आपका 3। अब सेकंड एंड फोर्थ में कंपेयर करो, सेकंड में माइनस आई है, फोर्थ में कुछ नहीं है, तो फोर्थ वाला आगे आ जाएगा। फोर्थ एंड सेकंड वाला है आपका सबसे पीछे। समझ में आया कैसे इफेक्ट लिखेंगे, पहले कौन सा इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा ऑपरेट हो रहा है। इसमें चेक करो ज़रा, 3 अल्फा एच 2 अल्फा एच प्लस आई, ठीक है। यहाँ प्लस आई थोड़ा ज़्यादा, 1 अल्फा एच प्लस आई थोड़ा और ज़्यादा, यहाँ 0 अल्फा एच प्लस आई बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जब अल्फा हाइड्रोजन से ही स्टेबिलिटी डिसाइड हो सकती है तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट क्यों चेक करेंगे। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा आएगा हमारा, कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा आएगा, A, देन B, देन C, देन D,
ओके, ग्रुप देख के मत करने लग जाना कि देखो यहाँ बहुत बड़ा ग्रुप लगा है तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। नहीं, अल्फा हाइड्रोजन तो देखो जो रेजोनेंस करते हुए आपके कार्बोकेटाइन तक पहुंचेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कार्बोकेटाइन में जब रेजोनेंस करते हुए पहुंचेंगे तभी तो स्टेबल करेंगे। अब हाइपर कॉन्जुगेशन आपका ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से देखेंगे पहले, बाद में इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। जैसे देखो यहाँ प्लस एम तो आपका दोनों में लग रहा था, लेकिन जो आपका माइनस आई है उसका ऑर्डर देखा था हमने, ठीक है। प्लस एम जो है आपका देखो बेटा कुछ फर्क पड़ रहा है, देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के नेगेटिव आने में, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव आने में, सॉरी इसको नेगेटिव आने में, इसको नेगेटिव आने, इसको नेगेटिव आने में कोई फर्क पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लस एम जो है आपका सभी जगह इक्वली एक्ट करता है, लेकिन माइनस आई आपका कैसा है? डिस्टेंट डिपेंडेंट। ओके, सिमिलरली हाइपर कॉन्जुगेशन जो आपका जो इन मॉलिक्यूल्स में दिखाई दे रहा है, जैसे ये मॉलिक्यूल हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन आपका बराबर से लगेगा। 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 का ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, 2 का उससे कम, 1 का उससे कम, जिसमें एक भी नहीं है उसमें सिर्फ आई इफेक्ट। ओके, इसमें देखो सारे के सारे मेटा पोजिशन पर कनेक्ट हैं। मेटा पोजिशन पे कोई प्लस एम माइनस एम कुछ नहीं लगता, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता, ना हाइपर कॉन्जुगेशन लगता। ओके, तो माइनस आई थोड़ा ज़्यादा, माइनस आई आपका थोड़ा ज़्यादा, और इसका माइनस आई थोड़ा और ज़्यादा। बेटा याद करो, ओ आर का माइनस आई कैसा होता था? ओ एच से ज़्यादा होता था। ओ आर का माइनस आई ओ एच से ज़्यादा होता था। जाओ इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर में चेक करो, वहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट लेक्चर, जहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर बताया था। ओ आर और ओ एच में आपको माइनस आई ऑर्डर कैसे कंपेयर करते हैं? ओ आर का माइनस आई ज़्यादा होता है, यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होता। आर देख के बच्चा कहता है कि अरे आर तो प्लस आई लगा रहा होगा ऑक्सीजन पे, तो ये माइनस आई कम हो जाएगा इसका। नहीं, उल्टा हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है? उल्टा। अब कैसे करेंगे? यहाँ हेलोजेंस का माइनस आई, एंड हेलोजेंस का माइनस आई कैसा होता है? सबसे ज़्यादा। ओ एच, ओ आर, नाइट्रोजन, वाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा हेलोजेंस का माइनस आई होता है। तो बस लगा दो स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कोई दिक्कत है क्या? 4 वाला सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, 4 वाला सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी सबसे कम, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हमारा? नाइट्रोजन वाला 1 नंबर का सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ओके, सेकंड एंड थर्ड में कौन सा स्टेबल ज़्यादा है? सेकंड वाला, क्योंकि माइनस आई स्टेबिलिटी कम करता है कार्बोकेटाइन की। लगा लेंगे ऑर्डर। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा आएगा हमारा? फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सेकंड वाला, देन थर्ड वाला, देन फोर्थ वाला। इसको ज़रा उल्टा करके लिख देते हैं। चलो, सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। फोर्थ में माइनस आई सबसे ज़्यादा है, थर्ड में ओ आर है, सेकंड में ओ एच है, फर्स्ट में नाइट्रोजन है। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एम इफेक्ट ओनली ऑपरेट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। मैंने बता दिया आपको, एम इफेक्ट जो है आपका ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ऑपरेट होता है। इफ़ एनी ग्रुप प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन इट विल शो ओनली आई इफेक्ट। अगर कोई ग्रुप आपका मेटा पोजिशन पे प्रेजेंट है किसी के रिस्पेक्ट में, तो क्या दिखाएगा आपका? सिर्फ आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ना हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ना एम इफेक्ट शो करेगा। इफ एम इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। एम इफेक्ट कैसा है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। एम इफेक्ट आपका जितना ऑर्थो पे लगता है उतना ही पैरा पे लगता है। सो व्हेन एम इफेक्ट इज सेम वी विल लुक फॉर आई इफेक्ट एंड इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। अगर एम इफेक्ट सेम है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, तो उसी ग्रुप का हम लोग आई इफेक्ट चेक करते हैं। ठीक है, आई इफेक्ट। अब आई इफेक्ट क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है। ऑर्थो पे होगा तो मैक्सिमम आई इफेक्ट, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। देन मेटा का, देन पैरा सबसे दूर है, पैरा सबसे दूर है तो क्या हो जाएगा आपका? आई इफेक्ट कम हो जाएगा। नाउ चेक करो, 3 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ प्लस आई अकेला, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस आई कैसा? ज़्यादा थोड़ा, यहाँ कुछ नहीं। अब देख लो स्टेबिलिटी लगा लो। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? थर्ड वाला, देन फर्स्ट वाला, देन सेकंड वाला, देन फोर्थ वाला। क्लियर है? फर्स्ट वाला और थर्ड वाले में कैसे डिसाइड किया? थर्ड वाले में आई इफेक्ट बढ़ गया। हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में सेम है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होते हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह, लेकिन आई इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट।
CH3 पास आ गया तो आई इफेक्ट बढ़ गया, आई इफेक्ट बढ़ गया तो आपका जो कार्बोकैटायन था वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। ओके, तो C आगे, सॉरी थर्ड आगे, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन फोर्थ। कर लेंगे ऑर्डर, ये किसी को कोई डाउट तो नहीं, कर लेंगे? ओके फाइन। इसको देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मैं फिर से बता रहा हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कभी ऑक्सीजन से दूर जाएंगे नहीं, हमेशा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे ऐसे। तो -M ग्रुप, ठीक है, ये भी -M ग्रुप। साथ ही साथ देखो जरा NH2 लगा है बेटा, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस क्या है, ठीक है। जो आपके लोन पेयर होंगे ये कभी कभी ऐसे आ जाएंगे, ऐसे, तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। क्या होगा? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो ये इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है। तो स्टेबिलिटी देख लो, इसमें -M थोड़ा सा कम हो जाएगा क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से। ओके, तो स्टेबिलिटी लगाएंगे हम लोग। स्टेबिलिटी अगर डिसाइड करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा स्टेबल हमारा? 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला, मतलब थर्ड वाला, थर्ड के बाद फोर्थ वाला, क्योंकि -M वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम करते तो पीछे आएंगे वो, ठीक है। पीछे में भी सेकंड वाला कम -M है, फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा -M है, ठीक। 3 4 2 1, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन करो। कर लिया? मैं करूं? ओके फाइन। इसमें देखो ये क्या है? -M ग्रुप है, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये नाइट्रोजन, तो ये कैसे हैं? +M ग्रुप है। ये कैसे हैं? +M ग्रुप है। ये देखो -M ग्रुप है। ओके, अब देखो -M में ये क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला -M है, तो -M थोड़ा सा कम कर दो। ये -M कैसा है? डायरेक्ट -M है, ज़्यादा है। अब ये देखो दोनों के दोनों कैसे क्रॉस कॉन्जुगेटेड है, दोनों के दोनों क्रॉस कॉन्जुगेटेड है, तो डायरेक्टली जो +M एटम एग्जर्ट कर रहा है उससे कंपेयर कर लो। ऑक्सीजन कम देगा, नाइट्रोजन ज़्यादा देगा, तो यहाँ पे +M थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे +M थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी आप डायरेक्ट देख सकते हो। सबसे कम तो हमारे फर्स्ट स्ट्रक्चर की आने वाली, क्योंकि देन फोर्थ की आने वाली है। सबसे ज़्यादा किसकी आएगी? थर्ड की, देन सेकंड की। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कंसेप्ट अप्लाई करो। थर्ड में नाइट्रोजन +M लगा रहा, सेकंड में ऑक्सीजन +M लगा रहा, दोनों के दोनों ही क्रॉस कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ में कैसे लगाया? फोर्थ में क्रॉस कॉन्जुगेटेड -M है, फर्स्ट में डायरेक्ट -M है। ओके, कर लेंगे, कोई टफ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर ऐसे आ जाते हैं तो बड़े आराम से कर लेंगे आप। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं हमने कार्बोकैटायन के, एक भी गलत नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो ना? एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। अब कार्बोकैटायन वही चीज़ उल्टी कर दो, सारे फैक्टर्स, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने हैं तभी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। नेगेटिव चार्ज खींचना है। अब देखो, ये देखो, कार्बोकैटायन सैचुरेटेड अनस्टेबल देन, लेस स्टेबल देन कार्बोकैटायन अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन कैसा होता? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अगर नेगेटिव आएगा तो स्टेबल है, ऑब्वियसली स्टेबल है, क्योंकि इसकी EN ज़्यादा है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव आएगा तो वो और ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी EN और ज़्यादा है, ठीक है। तो सैचुरेटेड से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? अनसैचुरेटेड। कार्बोकैटायन केस में वही चीज़ अपोजिट होती है। ओके, नाउ फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होता है? रेजोनेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको मैंने बताया था, कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल -M की वजह से, -H -I देन +I देन +H देन +M। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटायन को कौन करेगा? +M। देन अनस्टेबल कौन करेगा? +H। देन कौन करेगा? +I। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा? -M। इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे, इलेक्ट्रॉन दे दो, समझ रहे हो ठाकुर? ये हाथ मुझे दे दे। ओके, ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सारे फैक्टर वही हैं, बस इनको वापस फिर से अरेंज कर दिया है। इसको लगाया कैसे? ऐसे लगाया। ओके, ऑर्डर कैसा है? ऐसे लगाने का, ऐसे लगाओ, ऐसे, ठीक है। स्टेबिलिटी, यहाँ से स्टेबिलिटी हाई होती है, यहाँ स्टेबिलिटी लेस होती है। ओके फाइन। अब देखो +I कैसा है? +I है +4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कैसा है? रेजो है +I है, 2 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं। यहाँ कैसा? रेजो बहुत ज़्यादा है, यहाँ देखो रेजो
नहीं है। बेंजीन का डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का जो नेगेटिव चार्ज आपका आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो फ्री रेडिकल आएगा वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा तो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ओके, बस यहाँ पे ये देख लेंगे sp2 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो रेजो, ये आपका B है, ये A है, ये C है, ये D है। जरा स्टेबिलिटी लिख लो। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद लिख लोगे। लिखो लिखो, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारा, C वाला, देन B वाला, इन दोनों में रेजोनेंस है, ठीक है। देन हमारा D वाला होगा क्योंकि sp2 कार्बन पे नेगेटिव है। देन हमारा A वाला होगा क्योंकि sp3 कार्बन पे नेगेटिव है। इसमें देखो sp3 कार्बन, sp2, sp, En सबसे ज़्यादा, कैसे En बहुत ज़्यादा, En ज़्यादा, En कम, बस लगा दो। सबसे ज़्यादा स्टेबल C, देन B, देन A। ओके, नेक्स्ट वीडियो पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन करो। मज़ा आ रहा है बेटा, मज़ा। क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। करो करो, करते रहो क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्लास के बाद भी, क्लास के पहले भी। कर लिया, ठीक है। चलो अपन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्लस आई है बेटा, क्या है यहाँ, रेजो है। यहाँ क्या है, बेंजीन के साथ रेजो है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखो, यहाँ तो अलग ही केस हो जाएगा बेटा, क्या है, अलग ही केस, शानदार केस। ये नेगेटिव यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो बनेगा क्या, नया स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर बनेगा हाइड्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव डबल बॉन्ड कार्बन H2। कार्बन ने अपना नेगेटिव ऑक्सीजन को दे दिया, और ऑक्सीजन कैसा है, बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, रख लेगा, समझे। तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया बेटा, देख के ही समझ में आ रहा, बहुत स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी लगाओ जरा, क्या आएगी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आएगी हमारी फोर्थ, हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल। ओके, देन हमारा थर्ड, क्योंकि बेंजीन के साथ रेजोनेंस ज़्यादा है। देन हमारा सेकेंड, देन लास्ट में आएगा हमारा A, DCBA, क्या, DCBA। ओके, कर लेंगे, ठीक है। मज़ा आ रहा है यार आज पढ़ाते हुए आप लोगों को बहुत, ठीक है। थोड़ा मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ आज। ओके, चलो इसको करो आप लोग को एक्साइटेड नहीं होना है, इसको करो। नेक्स्ट ईयर नीट हीरो बनना है ना आपको। ओके, नीट एरो, यू आर द नीट एरोज। करो करो जल्दी क्वेश्चन। ये देखो, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से नहीं है एरोमेटिक, ये बेंजीन रिंग की वजह से एरोमेटिक। ये यार एंटी एरोमेटिक दिखाई दे रहा है। जब भी कभी ऐसे घटिया स्ट्रक्चर दिखाई देने लगे तो एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी का फैक्टर देखा करो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका, रेजो है, ठीक है। यहाँ पे अब अरेंज कर दो सारे स्टेबिलिटी ऑर्डर में। यहाँ नेगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी है बेटा, बहुत हाईली स्टेबल होगा ये। स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की वजह से। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा आएगा आपका, सेकंड वाला। उससे कम कौन सा होगा स्टेबल आपका, थर्ड वाला। उससे कम फर्स्ट वाला, सबसे कम फोर्थ वाला। यार एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत गंदे होते हैं, ये बनते ही नहीं है। इनको तो मैं ज़बरदस्ती बना के दिखा रहा हूँ आपको, समझ रहे हो। किसी रिएक्शन में इनका बनना ही बहुत मतलब बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट बनेंगे ये। मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लाइक पैदा होते ही मर जाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन फिर से वही ब्रेड्स रूल लगाओ बेटा, वो आंसर पाओ। यहाँ पे देखो चारों तरफ से प्लस आई लग रहा है, प्लस आई अनस्टेबल करता है। अब देखो ये वाला क्या यहाँ जा सकता है, नहीं जा सकता है बेटा, ध्यान से देखो। अगर ये नेगेटिव ऑक्सीजन के पास गया तो ब्रिज हेड कार्बन आपका कैसा हो जाएगा, sp2। ये रेजोनेंस नहीं होगा, समझ रहे हो। अब होगा क्या, ये देखो क्या होगा, होगा ये कि ये ऑक्सीजन आपका कैसा है, CO बॉन्ड है, CO बॉन्ड है आपका। तो क्या होगा आपका, ये पूरा ग्रुप आपका क्या लगाएगा, -I लगाएगा। क्या लगाएगा, पूरा ग्रुप क्या लगाएगा हमारा, -I। ओके, कार्बन नेगेटिव पे क्या करेगा, -I एक्सर्ट करेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ ये पॉसिबल है, यहाँ स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा बेटा। देखो
ब्रिज हेड कार्बन भी आपका sp2 नहीं हुआ और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। तो थर्ड स्टेबिलिटी में देखो जरा, स्टेबिलिटी में देखो यहाँ क्या है, माइनस आई है, यहाँ प्लस आई। स्टेबिलिटी में थर्ड सबसे ज़्यादा आएगा, देन सेकंड, देन फर्स्ट। ओके, कर लेंगे फाइन, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ, थैंक यू। आ गई हमारी स्लाइड थैंक यू की, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब फर्दर हम लोग सारे इफेक्ट्स का कंबाइंड इफेक्ट आगे पढ़ेंगे कि रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, सबको मिला के एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ, देन आपके बहुत सारे रेजोनेंस एनर्जी और जितना भी आपका GOC1 का टॉपिक है अपकमिंग लेक्चर में आ रहा होगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, चीज़ों को एंजॉय करके पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।